दीदी मेरा बच्चा, दीदी मेरा बच्चा, बच्चे वहीं पर है, बेटे दोनों वहीं पर है, बेटे दोनों वहीं पर है, मकान भी गिर गया, सब कुछ हो गया। बड़ी मुश्किल से, बड़ी लाठीचार्ज हो रहा है, पीछा लोगों को मार रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं बच्ची की वजह से। 4 दिन से कुछ नहीं खाया हमने, पता भी नहीं है कमल घूम। श्रीनगर तरफ जाना मुनासिब नहीं है, वहाँ बहुत बुरा हाल है अभी। बहुत मुश्किल से पहुंचे, ये मेरा ग्रुप मेरे साथ है, हमारे साथ छोटा सा बेबी है, हम अपने तरह से कोशिशें करके पहुंचे, किसी ने नहीं बचाया। इतनी तबाही मची हुई है कि कुछ कहने की हद नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। ये जो तस्वीरें आपने देखी, जम्मू कश्मीर में आई सबसे बड़ी तबाही के गवाह हैं। बाढ़ से बेहाल जम्मू कश्मीर में अब तक करीब 1.25 लाख लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सरकार ने बचाव और राहत के काम में अपनी सारी की सारी मशीनरी झोंक दी है। हालांकि अब भी तकरीबन 6 लाख लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ में मरने वालों की तादाद अब तक 215 बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को हालात सामान्य होने तक जम्मू में ही बने रहने को कहा है। 60 साल की सबसे बड़ी तबाही से जूझ रहे जम्मू कश्मीर में हालात अब भी बेहद खराब हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना ही नहीं, उन तक राहत सामग्री पहुंचाना भी बड़ी समस्या बनी हुई है। 80 मालवाहक विमानों और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। सेना के तकरीबन 30,000 जवान इस अभियान में तैनात किए गए हैं। नौसेना ने मार्कोस कमांडो की एक और टीम को जम्मू कश्मीर भेजा है। बाढ़ प्रभावित इलाके में कुल 372 नावें लगाई गई हैं। वायुसेना ने अब तक 807 टन राहत सामग्री गिराई है। केंद्र सरकार ने राहत और बचाव के काम में लगे अधिकारियों को राज्य सरकार से बेहतर कोऑर्डिनेशन रखने के लिए कहा है। ऐसे हमारे होम मिनिस्ट्री के बहुत सारे अधिकारी पहले से जाकर वहां पर जमा हुए हैं और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को अब तक रेस्क्यू कश्मीर से किया जा चुका है, जिसमें कि लगभग 30-35 हजार से अधिक लोगों को तो एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया है। राज्य में ईंधन भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाके के ज्यादातर पेट्रोल पंप पानी में डूबे पड़े हैं। राज्य में एलपीजी गैस का भी संकट है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल के 2 टैंकर राजधानी श्रीनगर के लिए रवाना किए हैं। लेह का रास्ता खुलने के बाद वहां भी तेल और एलपीजी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। उधर राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावितों को 6 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। नाराज लोगों ने एक जगह एनडीआरएफ के जवान पर हमला बोल दिया, तो वहीं कुछ और इलाकों में भी लोगों की जवानों से कहासुनी हुई है। Probably patience is running out amongst people, and that's why this is happening. But that doesn't deter us from doing our job, or we refraining from doing it to the full commitment. That is never the case. बाढ़ प्रभावित इलाकों में मोबाइल नेटवर्क न मिलने के कारण भी संपर्क मुश्किल हो रहा है। सैलानियों को बाहर निकालना भी बड़ी समस्या है, जिससे सेना और सरकार दोनों जूझ रहे हैं। रेलवे ने पर्यटकों को जम्मू कश्मीर से निकालने के लिए अपने अधिकारियों को खास इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जो जम्मू कश्मीर से लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, तो नई दिल्ली स्टेशन पे हमने स्टेशन मैनेजर को नोडल ऑफिसर बनाया है, नोडल पॉइंट बनाया है। वहां जाके किसी भी तरह का यात्रा से संबंधित असिस्टेंस वो ले सकते हैं। आजादी के बाद किसी त्रासदी के लिए चलाया जा रहा ये सबसे बड़ा राहत और बचाव अभियान है। बावजूद इसके घाटी में जो तबाही मची है, उसकी तस्वीर दिल दहलाने वाली है। तबाही को अपनी आंखों से देखकर लौटे लोग जो बयान कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि पानी जब उतरेगा तो और दर्दनाक कहानी कहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा मंजर कई पीढ़ियों ने नहीं देखा, लेकिन इस वक्त तबाही से जो गुजर चुके हैं उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर में कुदरत के कहर के बाद किस तरह चल रहा है हमारा राहत और बचाव का कार्य, और क्या है वहां के हालात, किस तरह लोग कर रहे हैं अपनों की सलामती की दुआएं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ चश्मदीद मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं अफशा शफी हैं, और इनके जो माता पिता हैं, इनकी बहन वहां पर अभी भी मौजूद हैं और आज सुबह ही इनसे बात हुई है, इनसे हम बात करेंगे। उसके अलावा मुंबई से मौजूद हैं जय वाधवानी, ये भी वहां फंसे
फंसे हुए थे, बड़ी मुश्किल से ये भी निकल कर वहां से आए हैं। इन चश्मदीदों के अलावा हमारे कुछ साथी भी हैं जिन्होंने जान जोखिम में डालकर आप तक वहां की तस्वीरें पहुंचाई और किस तरह के वहां हालात हैं उनसे रूबरू करवाया। मेरे सहयोगी अमित चौधरी, आपको बता दें, जब से ये खबर आई थी कि कश्मीर में इस तरह की बाढ़ की स्थिति बनी है, तब से लगातार 5 दिन अमित चौधरी वहां रहकर बहुत ही मुश्किल से वापस चंडीगढ़ पहुंचे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं पीलीभीत, जहां कुछ पीड़ित परिवार मौजूद हैं। उनके साथ मेरे सहयोगी अमित पांडे हैं। अमित, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपके साथ वहां पर मौजूद हैं, किस तरह के इनके परिवार वालों को वहां दिक्कतें पेश आ रही हैं? इनके कौन कौन से लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं? देखिए पंकज, यहाँ पर बेहद अनोखा नज़ारा है। यहाँ पर पीलीभीत में, ये पीलीभीत का यह इलाका है। यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर एक परिवार करीब 150 से 250 लोग यहाँ पर हैं। वो इस बस्ती से यहाँ पर 150 से 250 लोग हैं, वो गायब है यहाँ से। बेहद तेज यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके, बारिश के बावजूद ये लोग यहाँ पर आए हैं तस्वीरें अपने परिजनों की दिखाने, इस आशा से कि शायद जो बारिश के बाद बाढ़ का कहर जम्मू कश्मीर में आया है, उसके बाद शायद इन फोटो को दिखाने से कुछ आस बन जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानते हैं। आप बताइए कि कब से आपके कौन गायब है आपके परिवार का सदस्य? है, हमारा देवर है, हमारा क्या का लौंडा है, सभी है, कोई है नहीं घर पे, यहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है। 5 बच्चे छोटे छोटे हमारी कोई सुनने वाला फरियाद भी नहीं है। ये बताइए कि जब से बारिश हुई है, जब से बाढ़ आई है, कोई खबर आई? ये बाढ़ नहीं आई है कतई, हमें कोई पता भी नहीं लगा, ना फोन आया, कुछ भी नहीं आया है। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, एक महिला हैं। आप बताइए कि माता जी की यहाँ पर जब से बारिश हुई है, तब से कोई खबर आई? कोई खबर नहीं आई साहब। हमारी लड़की है, दामाद है, नवासे हैं, 7 परिवार है सब, कोई खबर नहीं मिली साहब। और 7 लोग हैं इनके परिवार के पंकज, पूरा परिवार है, सभी, कोई बच्चा घर पे नहीं है। अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया है। और ये एक अलग तरह की यहाँ पर ये बस्ती है, यहाँ से लोग जाते हैं। और ये पीलीभीत की बस्ती, यहाँ से लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर मजदूरी के लिए। लोग यहाँ पर करीब 150 से 250 लोग इस पूरे इलाके से यहाँ पर नहीं है। और लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर बेहद तेज बारिश हो रही है, बावजूद इसके हम आपको ये पूरा नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सारी ये तस्वीरें हैं। एक और महिला हैं, आप बताइए कौन कौन लोग आपके यहाँ? हमारा लड़का है, हमारा शोहर है, वैसा गए हुए हैं, जून के गए हुए हैं, अभी पता नहीं लगा उनका, जब से बाढ़ आया है। किसी भी तरीके का कुछ भी अभी नहीं पता चला है, अभी कुछ नहीं पता चला है। अमित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अमित, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो कॉलोनी जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, जहां के तमाम लोग, हम समझ सकते हैं उनके दर्द को, वो अपने लोगों के बारे में बता रहे हैं, कितने लोग लगभग यहां से गए हैं और किस काम के लिए वो कश्मीर गए थे, कुछ इस बारे में अगर आप बता पाएं। देखिए, ये जो इलाका है, इस इलाके का नाम है न्यूरिया हुसैनपुर इलाका है, वार्ड नंबर 3 है यहाँ का। और ये जो लोग हैं यहाँ पर, हमारे कैमरा पर्सन ये दिखाएंगे, इन तस्वीरों में ये लोग हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर जम्मू कश्मीर यहाँ से लोग जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं। और जो काम ये करते हैं, मसलन राजमिस्त्री का काम करते हैं या सेब के बगीचों में काम करते हैं, हर साल जाते हैं। एक ठेकेदार होता है, ठेकेदार इन लोगों को ले जाता है। इन जैसे लोगों को, जो तस्वीरों में हमारे कैमरा पर्सन पुजारी दिखा रहे हैं, इन लोगों को ले जाता है, वहां पर काम करता है। जो सबसे अहम चीज है पंकज यहाँ पर कि 150 से करीब 250 के बीच में इनकी तादाद है। ये तादाद अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये केवल न्यूरिया हुसैनपुर इलाके की बात है। जहां तक पीलीभीत की अगर बात है तो प्रशासन इसकी तादाद 600 से 700 मान रहा है। अब जो ये लोग हैं यहाँ पर पंकज, ये लोग वहां पर जा रहे हैं। जब से बारिश शुरू हुई है, जब से कुदरत का कहर आया है, इन लोगों का संपर्क अपने परिजनों से, तस्वीरों में दिख रहे लोगों का संपर्क नहीं हो पाया। तो लिहाजा जो इनका जो चिंतित होना और इनका जो दुख में होना स्वाभाविक है। बिल्कुल अमित, हम समझ सकते हैं इनके दर्द को। इस कदर बारिश वहां पर हो रही है। पीलीभीत का ये जो इलाका है, जो कॉलोनी की बात बता रहे थे अमित, बावजूद उसके फोटोग्राफ्स हाथ में लेकर, तस्वीरें अपने परिजनों के हाथ में लेकर, जैसे कि अमित बता रहे थे कि मजदूरी के लिए जाते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, उसके अलावा सेब का बाग वहां पर कश्मीर में इतने हैं तो वहां पर मजदूरी के लिए जाते हैं, तो वो लोग बेहद परेशान हैं। अमित चौधरी मेरे सहयोगी लगातार 5 दिन रहे और जो मुश्किल हालात श्रीनगर के हैं उन्होंने जानने की कोशिश की। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अच्छे वक्त में भी कश्मीर गए हैं, लेकिन इस बार जब आप गए तो कितना बदलाव आपने कश्मीर को पाया? श्रीनगर में किस तरह की दिक्कतें आपके खुद के साथ वहां पेश आई और किस तरह के हालात वहां पर आपने जाके देखे?
जी देखिए पंकज, मैं शनिवार को वहाँ पर पहुँचा था और शनिवार को जब मैं सबसे पहले मेरा जो वास्ता पड़ा झेलम से पड़ा, मैंने ज़िंदगी में सबसे पहली बार झेलम को उस हालत में देखा है, उतने उफनते हालत में देखा। मैं इससे पहले भी कई बार श्रीनगर गया हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी आंखों के सामने झेलम नदी आई, मैं चौंक गया कि ये इस नदी में इतना पानी कहाँ से आ गया है। जिस वक्त हम लोग शनिवार की शाम को पहुंचे थे, उस वक्त झेलम जो है लगभग 1 से 1.5 फीट सिर्फ नीचे थी अपने किनारे से, और शाम को होते होते ये जो पानी है वो कई जगह से जो है वो टूटने लगा, और सुबह तक कई जगह से, खासतौर से डल गेट नाम का जो इलाका है वहाँ पर पहले पानी टूटा। किसी को इल्म तक नहीं था कि ये जो झेलम नदी है वो कभी ये अपने किनारे तोड़कर इन इलाकों में घुस जाएगी। ये जो तमाम इलाका है झेलम के आसपास, ये सबसे पॉश इलाका है, सिटी सेंटर यहाँ पर है, और जितने भी वीआईपीज हैं या जो बड़े कारोबारी हैं उनकी यहाँ पर बड़े बड़े आलीशान बंगले इस इलाके में थे। इसके साथ ही बहुत बड़ा कारोबार यहाँ पर होता था। तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि झेलम जो बिल्कुल बीच में से गुजरती है इस श्रीनगर के, वो ये कहर भर पाएगी। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ, मिनटों के अंदर किसी को पता ही नहीं लगा। जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए थे शनिवार की रात को, अचानक 1 बजे हमारा दरवाज़ा किसी ने खड़खड़ाया, होटल के कर्मचारी ने, और तुरंत भागने को कहा। हम लोग तुरंत उस होटल से बाहर निकले, क्योंकि हमारा ऑफिस भी जो श्रीनगर का ऑफिस है उसी होटल के अंदर है। हमें इतना मौका नहीं मिला कि हम सारा सामान वहाँ से समेट पाए। हमारे हाथ में जो चीज़ें आई वो लेकर हम लोग निकले, और जब तक हम बाहर निकले, कुछ किलोमीटर दूर तक गए, तब तक पानी जो है बढ़ना शुरू हो गया था। तो ये हालात है, और उसके बाद सारी तस्वीर बदल गई। अमित, 30 सेकंड्स में ब्रेक में मुझे जाना है, जवाब चाहूंगा आपसे। एक तो ये कि कश्मीर जो है, खासतौर पर श्रीनगर की मैं बात करूं, कितना वक्त लगेगा नॉर्मल हालात होने में वहां पर, और सेना किस तरह से वहां पर सराहनीय काम कर रही है, जरा अगर 30 सेकंड्स में आप बता पाएं। जी देखिए, अगर सेना मदद ना कर रही होती तो ये जो तबाही है ये और भी ज़्यादा हो सकती थी, और काफ़ी तेज़ी लाई गई है सेना के काम में। और अगर हम इसे पूरे रिकवरी की बात करें तो हमारी वहाँ के लोकल लोगों से बात हुई है, दशक लग जाएंगे, ये कहा जा रहा है कि 50 से 60 साल लग सकते हैं। इतनी ज्यादा तबाही जो है श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में बिल्कुल। तो आजादी के बाद की सबसे भयानक बाढ़ जो है वो इस वक्त आई है जम्मू कश्मीर में, जैसा कि अमित चौधरी भी हमारे सहयोगी बता रहे थे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, हमारे साथ अफशां शफी हैं, जिनके माता पिता और बहन, आज ही बात हो पाना मुमकिन हो पाया है अफशां के लिए, आज उनकी बात हुई है अपने माता पिता से, थोड़ा उनको तसल्ली जरूर है। उसके अलावा जय हमारे साथ वाधवानी है मुंबई से, जो कि अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से वो भी पहुंचे, उनसे बात। तो जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद जो तबाही मची है उस पर हम बात कर रहे हैं लगातार, और हमारे साथ कुछ चश्मदीद हैं उस तबाही को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे साथ जय वाधवानी अभी जुड़ेंगे मुंबई से, उसके अलावा अफशां शफी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मेरे सहयोगी अमित चौधरी, जिनसे लगातार हम पूछ रहे हैं। वो पिछले 5 दिन वहां रहकर बड़ी मुश्किल से वापस लौटे हैं चंडीगढ़ में। जय, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप मुंबई पहुंच गए हैं, लेकिन वो सुबह जब आपको पता चला कि बाढ़ जो है इस कदर पूरे श्रीनगर को उसने घेर लिया है, तो वो उस दिन के बारे में अगर कुछ आप हमें बताना चाहें, क्या हुआ था उस दिन जब आपको सबसे पहले पता चला, जब आपने अपनी आंखों से वो भयानक मंजर देखा? जी, हमने अपनी आंखों से हमारे होटल में पानी भरते हुए देखा। हम अपने होटल के रूम में बैठे हुए थे और बिल्कुल वर्लपूल की तरह वो पानी 40 मिनट्स के अंदर पूरा ग्राउंड फ्लोर को कवर कर लिया उसने। लकीली हमारा होटल जो है वो थोड़ा हाईलाइन एरिया में था, बट हमारे आसपास के होटल में 2nd फ्लोर तक भी पानी आ चुका था। बहुत जल्दी ये सब हो गया। 12 फीट तक पानी होटल के नीचे भर गया था और हम होटल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये सब इतना अचानक हुआ कि हम बहुत डर गए और हम लोगों ने समझा कि अभी हमारा यहाँ पे बचने का किस दिन की बात है? बहुत मुश्किल है ये। आई थिंक जिस दिन बाढ़ आई थी सैटरडे को, उस दिन की बात है, और बहुत मुश्किल था होटल से बाहर निकलना। हम पूरी रात वहाँ होटल में गुजारे और रात भर हम देखते रहे कि पानी का लेवल ऊपर तो नहीं आ रहा है या नीचे जा रहा है कि नहीं। हमारे होटल में कई सारे और लोग थे। मैं होटल ओनर और उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन लोगों ने हमको खाना दिया। वहाँ पे कोहलीज होटल है, उन्होंने खाना दिया। उन्होंने इनफैक्ट हम जहाँ ATM और सारे पैसे भी ख़त्म हो गए थे और लिमिटेड पैसे थे, वहाँ ने हमको पैसे भी दिए आने से पहले, और आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और होटल का पानी पूल भर चुका था, हमारा जाना बहुत मुश्किल था। लकीली एक दिन के बाद वहाँ बोट आई और हमको वहाँ से रेस्क्यू किया गया, NDRF की बोट।
बिल्कुल हम समझ सकते हैं किस तरह से दिक्कत वहां पर आपको आई होगी, लेकिन किस तरह से वहां पर इनको जो लोकल लोग हैं, होटल के ओनर हैं, उन्होंने हेल्प किया, ये बता रहे हैं हमें जय। अफशा मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। अफशा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी आज अपने माता पिता से बात हुई, अपनी बहन से बात हुई है, कितनी देर लगभग आपकी उनसे बात हुई और क्या उन्होंने आपको बताया? सिर्फ मुश्किल से 2 मिनट के लिए बात हुई होगी, बिकॉज कनेक्टिविटी वाज टू लो, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, इट वाज ब्रेकिंग कंटिन्यूसली। 2 मिनट सिर्फ यही बात हो पाई कि वो ठीक है और कैंप में रहने के बाद आज वो अपने घर पे वापस लौटे हैं। पानी अभी भी है उस एरिया में, लेकिन काफ़ी कम हो गया है, इतना कि दे कुड मैनेज टू गो बैक होम। So it was a relief कि at least after 4 days speaking hearing voice of your parents and knowing that they are fine, it was a big relief. श्रीनगर का कौन सा इलाका है जहां आपका घर है, ये कुछ बताएं आप? हमारा घर जो है उस एरिया का नाम नगीन बाग है। इट इज़ वेरी क्लोज टू द कश्मीर यूनिवर्सिटी। नगीन झील भी है वहां पर जी, एक तरफ से इट इज सराउंडेड बाय डल लेक एंड अनदर इट इज नगीन लेक, सो इट एक्चुअली फॉल्स इन बिटवीन डल लेक एंड नगीन लेक। तो काफ़ी टेंशन इसलिए भी थी क्योंकि डल लेक का पानी कंटिन्यूस बढ़ता ही जा रहा था और एक टाइम पे सुनने में ये भी आया था कि नगीन लेक और डल लेक बिल्कुल एक ही लेवल पे आ चुका है। तो विच वॉज वेरी वेरी कंसर्न फॉर अस दैट वी थॉट दैट प्रोबेबली दैट एरिया वुड ऑल्सो बी टोटली सबमर्ज। बिल्कुल। तो ये चिंता थी क्योंकि 4 दिन से बात नहीं हो पाई थी, तो हम बस यहाँ पे न्यूज़ ही देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। जितने पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स थे सबको फ़ोन करने की कोशिश करी, बट किसी का फ़ोन नहीं मिला हमें। बिल्कुल, तो हम समझ सकते हैं जो बात अफशा बता रही हैं कि उनके माता पिता से आज उनकी बात 4 दिन के बाद मुमकिन हो पाई है। यहाँ पर रहती हैं, दिल्ली में नौकरी करती हैं अफशा, और इनके माता पिता और इनकी जो बहन है वो कश्मीर में रहती हैं। आप समझ सकते हैं कि टीवी पर वो न्यूज़ देख रही थी, बाढ़ का जो आलम था, जो मंजर था कश्मीर का, श्रीनगर का, अपनी आंखों से देख रही थी और इनका बस नहीं चल पा रहा था क्योंकि उनसे बात नहीं हो पा रही थी। तो कितना बड़ा रिलीफ उनके लिए है ये हम समझ सकते हैं कि आज उनकी भले ही 2 मिनट बात हुई है। और जानेंगे इनसे कि जब पहली बार इनके माता पिता को पता चला कि ऐसे से दिक्कत आ सकती है तो उस वक्त क्या बात हुई थी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।